नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 15। पिछले क्लास में यानी सॉल्यूशन पार्ट 14 में हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ के बारे में। हमने आपको हेनरीज लॉ बताया था कि भाई हेनरीज लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि भाई हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद हमने हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि भाई हेनरीज लॉ जो है कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में यानी सॉल्यूशन पार्ट 15 में, ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट 15 में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में कि भाई कंसंट्रेशन क्या होता है एंड कंसंट्रेशन को किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, कंसंट्रेशन। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है, जो भी आपके पास क्या चीज है, सॉल्वेंट है, उसमें कितना सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है। सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास, ठीक है, एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना घुला हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और किसका कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सिंपल तरीके से कि भाई कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। और लोग ना फिर से एक बार डिफाइन कर लीजिए कि भाई क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन हमने समझ लिया भाई क्या होता है। फिर से एक बार सिंपल सा तरीके से कि भाई जो भी आपके पास सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और आपको डेफिनेशन भी आइडिया लग गया होगा। और लोग ना अच्छा, अब बात आती है कि भाई कंसंट्रेशन को हम लोग किस प्रकार से मेजर करें। ठीक है, कंसंट्रेशन है, लेकिन अब हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन को मेजर करना है। ठीक है, कंसंट्रेशन को मेजर करना है कि भाई कंसंट्रेशन कितना है, यानी हमको पता करना है कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना। देखिए, कंसंट्रेशन को मेजर करने का मतलब क्या हुआ, हमको पता करना है कि भाई जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है किसमें, सॉल्वेंट में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें है, सॉल्वेंट में है, तो वो कितना है हमको ये पता करना है। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमको क्या पता करना है, तो हमको कंसंट्रेशन पता करना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमको कुछ टर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन पता करने के लिए हमको कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। अच्छा, कंसंट्रेशन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। और लोग ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन क्या होता है, तो भाई कितना सॉल्यूट घुला हुआ है सॉल्वेंट में आपका। ठीक है, और इसी को हमको पता करना है। और लोग ना अच्छा, जैसे हमको पता है कुछ बेसिक बातें। ठीक है, जैसे हमको पता है कि भाई सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है, जो फिजिकल स्टेट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यानी जो सॉल्यूट है आपका या सॉल्वेंट है, वो सॉलिड फॉर्म पे मिल सकता है, वो लिक्विड फॉर्म पे भी मिल सकता है, और वो गैसेस फॉर्म पे भी मिल सकता है। मतलब डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्या होते हैं, स्टेट हो सकते हैं, किसके, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं तो ऑब्वियस है कि उनको मेजर करने के, उनके कंसंट्रेशन को मेजर करने के डिफरेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, एक ही टर्म के थ्रू, एक ही तरीके के थ्रू आप सब तरह के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप मेजर नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्यों नहीं मेजर कर सकते, या आप ऐसे बोलो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सिंपल से इसका लॉजिक है, क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट उनका होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म की आवश्यकता पड़ी। और लोग ना अच्छा, अब बात आती है कि भाई कौन कौन से डिफरेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, है ना, यानी किन कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू
ठीक है, चाहे किन टर्म्स के थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मेनली जो होते हैं, ठीक है, मेनली जो होते हैं 4 बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली 4 बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट है और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन जो है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन का जो नेचर है ये कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। ये हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जो सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है, फिर से जो सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वही फिजिकल स्टेट किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है आपका वो सॉलिड फॉर्म पे भी हो सकता है या वो लिक्विड फॉर्म पे भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म पे भी हो सकता है या वो लिक्विड फॉर्म पे भी हो सकता है। ठीक है, वो गैसेस फॉर्म पे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सॉल्यूट जो हो वो किस फॉर्म पे हो, सॉलिड फॉर्म पे हो या लिक्विड फॉर्म पे हो। ठीक है, अच्छा जो सॉल्वेंट है आपका, ठीक है, या जो पूरा सॉल्यूशन है वो भी या तो सॉलिड फॉर्म पे होगा या तो लिक्विड फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई या तो वो लिक्विड फॉर्म पे होगा या तो वो किस फॉर्म पे होगा, सॉलिड फॉर्म पे होगा। ठीक है, तो टोटल जो है आपके 4, ठीक है, टोटल जो है आपके 4 केसेज पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहला क्या है भाई, तो वेट बाय वेट, यानी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म पे है तब। ठीक है, अच्छा दोनों या तो लिक्विड फॉर्म पे हो सकते हैं तब, या तो हो सकता है कि सॉल्यूट आपका जो है, ठीक है, सॉल्यूट जो है सॉलिड फॉर्म पे है और जो सॉल्वेंट है आपका वो लिक्विड फॉर्म पे है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म पे है और जो सॉल्वेंट है आपका वो सॉलिड फॉर्म पे है। ठीक है, तो टोटल आप बोल सकते हो कि 4 केसेज मेनली पॉसिबल होते हैं। ठीक है, और हम लोग इन 4 केसेस के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या भाई, तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, मास बाय मास, फिर क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर क्या आ जाता है, वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिछले वाले स्लाइड में देखो आप, यहाँ पे ये देखो सबसे पहला क्या था आपका, मास बाय मास था, फिर क्या था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, फिर क्या था, मास बाय वॉल्यूम था, फिर क्या था, वॉल्यूम बाय क्या था, मास था। ठीक है, यानी टोटल जो है मेनली 4 केसेस एराइज होते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, तो मास बाय वॉल्यूम, दूसरा क्या है तो आपका मास बाय मास है। ठीक है, तीसरा क्या है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, चौथा क्या है तो वॉल्यूम बाय क्या है, मास है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मास को m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम लोग यहाँ पे w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इन तीनों को समझेंगे। ठीक है, यानी मास बाय वॉल्यूम को समझेंगे तो मास बाय वॉल्यूम में मेनली 3 आता है। सबसे पहले क्या आता है, मोलरिटी, फिर क्या आता है, नॉर्मलिटी, फिर क्या आता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया जाए, सबसे पहले डिस्कस किया जाए कि भाई मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे, फिर परसेंट मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोलरिटी, फिर परसेंट बाय मास, फिर परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसके अलावा भी है ना, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना होगा। जैसे जैसे आपका है एक पीपीएम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी यानी इन चारों के अलावा यानी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, और आपका वॉल्यूम बाय मास, इनके अलावा भी और कुछ है कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। जैसे पीपीएम हो गया और क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अदर वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इनके अलावा भी कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन है और आपका पीपीएम है जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका वो क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है मोलरिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मोलरिटी तो देखिए मोलरिटी का लॉजिक सिंपल सा है। ठीक है, कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है। फिर से 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। याद रखिएगा फिर से कि भाई इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार से कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर।
ठीक है। और 1 DMQ जो होता है ना, ये जो 1 DMQ है ये 1 लीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 DMQ जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो 1 लीटर के बराबर होता है। फिर से एक बार, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किस टाइप का होता है, तो W/V या मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, किस टाइप का होता है, देखिए ये जो है आपका ये M/V या मास बाई वॉल्यूम या W/V ये टाइप का होता है। ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, डेफिनेशन हमने समझ लिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होता है क्या फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DMQ। यहां पे आप लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लीटर। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर क्या चीज, इनवर्स। और इसको हम लोग मोल पर DMQ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोल पर DMQ। ऑल ओके। अच्छा, अब ये जो है किस टाइप का है, तो W/V टाइप का है, तो यहाँ पे वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, है ना, किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। और जब वॉल्यूम है तो ऑब्वियस है कि भाई ये टेम्परेचर पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी ये जो है VT या टीवी डिपेंडेंट होता है, ये जो है टीवी पर डिपेंड होता है। टीवी यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और ये वॉल्यूम पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखिए जहां पे वॉल्यूम लग गया तो समझ लीजिए कि वहां पे टेम्परेचर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, मोलरिटी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लेना है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद रख लेना है कि भाई गिवन मास, ठीक है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये याद रख लेना है, क्या होता है भाई, तो गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, और दूसरा आपको ये याद रख लेना है कि भाई गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई में एवोगैड्रो नंबर, चाहे अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसके थ्रू आप निकाल लेंगे। फिर से पहला फॉर्मूला क्या है, तो गिवन मास बाई मोलर मास, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रख लेना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मोलरिटी का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए मोलरिटी हमने समझ लिया। अब हमको क्या समझना है, अब हमको सेकंड समझना है, यानी W/V का या मास बाई वॉल्यूम का सेकंड टाइप, जो कि क्या है, नॉर्मलिटी है। ठीक है, नॉर्मलिटी। तो चलिए सेकंड डिस्कस कर लिया जाए, दैट इज नॉर्मलिटी। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मलिटी को समझ लेते हैं कि भाई नॉर्मलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है कि 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। फिर से एक बार, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है। अच्छा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो N से रिप्रेजेंट करते हैं। किस टाइप का होता है, तो मास बाई वॉल्यूम या W/V टाइप का होता है। और क्योंकि यहाँ पे V आ गया तो ऑब्वियस है कि ये टीवी डिपेंडेंट होगा, ये टीवी पर डिपेंड करेगा। टी का मतलब टेम्परेचर, यानी यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। और जब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो वॉल्यूम पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ठीक है, या इसको EQ लीटर इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं, EQ लीटर इनवर्स, या इसको हम लोग EQ DM⁻³ इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी समझ आ गया आपको। फिर से एक बार, नॉर्मलिटी क्या होता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। तो नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 DMQ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वही बात है कि भाई 1 DMQ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। किस टाइप का है, W/V, और टीवी पर डिपेंड होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, और इसका यूनिट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पिछले वाले केस में तो नंबर ऑफ मोल्स था,
है ना। यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स था, और नंबर ऑफ मोल्स का तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या होता है फॉर्मूला? तो गिवन मास बाई मोलर मास, और दूसरा क्या था फॉर्मूला आपका? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि भाई हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अब हमको सीखना है कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अब हमको यही सीखना है, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको जब भी निकालना होगा, ठीक है, तब आप एक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, ठीक है। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वाला कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का आपने क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। और ये क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सॉरी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या भाई, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। फिर से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। हमको क्या प्रॉब्लम, क्या सीखना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि हमको नॉर्मलिटी निकालना है, हमको नॉर्मलिटी निकालना है। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये तो गिवन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन होगा। प्रॉब्लम कहां पे आएगा? तो इक्विवेलेंट मास में, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि भाई इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले, ठीक है। तो देखिए, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ईडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मोलर मास भी आप निकाल लोगे, है ना, ये भी निकाल लोगे। तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? वैलेंसी फैक्टर में, ठीक है। तो मेन हमको क्या सीखना होगा? मेनली हमको क्या सीखना होगा? वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, हमारा टारगेट क्या है कि हमको सबसे पहले एन निकालना है। एन के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? इक्विवेलेंट मास में। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास भी आप निकाल लोगे। तो मेन आपको क्या सीखना है? वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर आपको अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एसिड और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा, है ना। एसिड और बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा। सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा। आपका जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे उनके लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। उसके बाद यानी वैलेंसी फैक्टर अगर हमको पता चल जाता है, यानी हमको अगर जेड पता चल जाता है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे? इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे। और जब हमको इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, तब हम लोग डिवाइड करके, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास को डिवाइड करके क्या निकाल देंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे। और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? हमारा एन निकल जाएगा, यानी नॉर्मलिटी निकल जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलिटी याद रखिएगा क्या होता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, यानी टीवी डिपेंडेंट होता है, और डब्ल्यू बाई वी टाइप का होता है। और फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया, और यूनिट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। चलिए, टारगेट हमारा क्या है कि भाई हमको जेड सीखना है, यानी हमको वैलेंसी फैक्टर, और सबसे पहले किसका? एसिड और बेस का, ठीक है। और एसिड और बेस में भी दो केस आ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का, और एक आ जाएगा आपका वीक एसिड और बेस का, ठीक है। चलिए सबसे पहले जेड सीखना होगा। किसका? जेड। तो जेड हमको सीखना है एसिड और बेस का, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि भाई एसिड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा तरीके से डिफाइन किया जाए तो एसिड क्या होता है? तो वैसा कोई भी सब्सटेंस, वैसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग पानी में घुलाएंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन निकलेगा। हाइड्रोजन आयन वो फर्निश करेगा। फिर से एसिड क्या होता है? तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्निशेस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? फर्निश करेगा। उसको क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। अच्छा, जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा उसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि भाई वैसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लोग जब भी पानी में घुलाएंगे तो वो क्या फर्निश करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या करेगा? फर्निश करेगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन फर्निश करेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि क्या है? वो बेस है। अगर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन अगर फर्निश कर रहा है, ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन अगर फर्निश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज वो क्या है? वीक है, ठीक है। चलिए हमको क्या सीखना है? वैलेंसी फैक्टर सीखना है, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, कि भाई कितना, ठीक है, कितना हाइड्रोजन आयन एसिड ने कितना हाइड्रोजन आयन फर्निश किया, या बेस ने कितना हाइड्रो ऑक्साइड आयन फर्निश किया। फिर से, एसिड ने कितना हाइड्रोजन आयन फर्निश किया, या बेस ने कितना बेस ने कितना हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश किया, वही क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे H2SO4 है यहाँ पे। H2SO4 जो जिसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, याद रखिएगा H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ क्या चीज, केमिकल। और ये होता क्या है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। याद रखिएगा H2SO4 को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और इसको हम लोग H2SO4 को हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे उस समय हम लोग H2SO4 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे होता है, कैसे बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रख लेना है कि भाई H2SO4 क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है भाई, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जिसको हम लोग जब भी पानी में घुलाएंगे तो जितना इसके पास हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जितना इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है सबको वो फर्निश कर देगा। यानी कितना फर्निश करेगा, तो 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, फर्निश करेगा। यानी इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, सॉरी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, तो 2। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिड और बेस का, तो कितना हाइड्रोजन आयन एसिड के लिए, तो कितना हाइड्रोजन आयन वो फर्निश कर रहा है, वो हो गया उसका वैलेंसी फैक्टर। बेस के लिए वो कितना हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश कर रहा है, वो क्या हो गया उसका वैलेंसी फैक्टर। ये देखिए NaOH को, NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी इसको हम लोग पानी में घुलाएंगे तो ये एक, क्योंकि इसके पास एक ही है ना, OH तो एक ही है, तो ये एक फर्निश कर दिया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या होता है, तो जितना वो फर्निश करेगा, जितना एसिड जितना हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। बेस में क्या होता है, तो जितना वो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेगा वही क्या होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। और लोग ना, अच्छा अब बात आती है कि विक का क्या होगा, है ना, यानी विक एसिड का वैलेंसी फैक्टर और विक बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो इसमें आपका डिपेंड करता है रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे। क्यों डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया H3PO4। H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। याद रखिएगा H3PO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड को जब हमने बेस से रिएक्ट कराया, NaOH से हमने क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो Na2HPO4 बना। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन थे, तो 3 थे। इसके पास जो थे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन थे, लेकिन इसने कितना रिप्लेस किया, इसने जो है मात्र 2 रिप्लेस किया। ठीक है, इसने जो है मात्र 2 हाइड्रोजन आयन क्या किया, रिप्लेस किया। ठीक है, तो वीक एसिड में क्या होता है, देखिए वीक एसिड किसको बोलते हैं, पहली बात कि जो हाइड्रोजन आयन तो फर्निश करेगा लेकिन लेस अमाउंट में फर्निश करेगा। ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन आयन है, उसके बावजूद भी वो पूरा फर्निश नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा जो वीक एसिड्स होते हैं ना अच्छी तरीके से, यानी वो पार्सली डिजॉल्व होते हैं वाटर में। और जब पार्सली डिजॉल्व होंगे तो वो अपना हाइड्रोजन आयन, जिसके जितना उसके पास हाइड्रोजन आयन होगा वो फर्निश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे H3PO4, ठीक है, जिसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो इसके पास जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन था वो 3 था, लेकिन इसने फर्निश कितना किया, 2 किया, है ना। दैट इज वाई इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने मात्र 2 हाइड्रोजन का यूज किया, किसमें, रिएक्शन में। ठीक है, तो याद रखिएगा वीक एसिड और वीक बेस में, वीक एसिड और वीक बेस में डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है आपका, तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि भाई रिएक्शन में कितना उसने फर्निश किया, कितना फर्निश नहीं किया। और वीक एसिड का मतलब क्या होता है, तो जो पार्शियली डिजॉल्व होता है, याद रखिएगा जो पार्शियली क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, या अगर बेस की बात होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वैलेंसी फैक्टर का आइडिया लग गया होगा, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको जो है इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास क्यों निकालना है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्यों निकालना है, क्योंकि हमको नॉर्मलिटी निकालना है। हमको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। दैट इज वाई हमको वैलेंसी फैक्टर कंपल्सरी है, हमको पढ़ना पड़ेगा। और लोग ना, चलिए अब देखा जाए रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रेड यानी रिडक्शन, है ना। रेड यानी क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, है ना। एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का घट जाना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का घट जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और अगर दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा
ठीक है, तब आपने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी पढ़ा होगा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। हमने भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर, रिडॉक्स रिएक्शन का जो जेड होता है वो डिपेंड करता है किस पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इस केस में देखिए, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल जाएगा, तो 6 निकल जाएगा। ठीक है, इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल जाएगा आपका, 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर 6 निकल गया तो समझ लीजिए कि आपका जो वैलेंसी फैक्टर है वो भी कितना निकल गया, 6। और जब हमको वैलेंसी फैक्टर निकल गया तो हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास बाई जेड यानी वैलेंसी फैक्टर। तो यानी आप यहाँ से हमको क्या मिल गया, इक्विवेलेंट मास मिल गया। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास बाई क्या चीज, वैलेंसी फैक्टर, दैट इज जेड। तो यहाँ से हमको जेड मिल गया, है ना। तो याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे तरीके से निकालना आना चाहिए। चलिए, ये तो हमने सीख लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, है ना, सॉल्ट के बारे में। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है सॉल्ट के बारे में भी। ठीक है, कि सॉल्ट क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। कैसे बनता है, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और बहुत सारे तरीके हैं सॉल्ट बनाने के। सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, तो हमने आपको बता रखा है, क्या कौन कौन से भाई। तो एक हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट, एक होता है आपका बेसिक सॉल्ट होता है, फिर होता है नॉर्मल सॉल्ट होता है, फिर होता है आपका डबल सॉल्ट होता है, फिर मिक्स्ड सॉल्ट होता है ना, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं। ठीक है आपका, लेकिन हमको करना क्या है, हमको सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालना है, यानी हमको सॉल्ट का जेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉल्ट का जेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है, कितना पॉजिटिव या निगेटिव आयन है। देखिए सॉल्ट क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे NaCl है, ये देखो NaCl है, तो NaCl में कितना प्लस है, टोटल एक प्लस है और टोटल एक माइनस है। ठीक है, तो सॉल्ट का जेड कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा ट्रिक है कि भाई टोटल कितना पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, या टोटल कितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। फिर से सॉल्ट का जेड कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितना उस पे पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव चार्ज है, या टोटल उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वही क्या होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे देखो Al2SO4 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या हमारा है, ये हमारा है एल्युमिनियम सल्फेट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्ट है ना। देखिए हमने आपको बता भी रखा है कि भाई जहां पे 8 लग जाए, सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, ये सब जहां पे लग जाए समझ लो वो सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे Al पे कितना प्लस होता है, 3 प्लस होता है। ठीक है, यानी और यहाँ पे जब इसको बैलेंस करोगे तो 2Al 3 प्लस हो गया, यानी टोटल इसके पास कितने हैं, टोटल इसके पास जो है कितने, इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6 हैं। टोटल इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने हैं, 6 हैं। यानी इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको जब भी, ठीक है, जब भी आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा किसका, सॉल्ट का, तो आपको देखना है कि भाई टोटल उस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है या टोटल उस पर कितने नेगेटिव चार्ज है। तो जितना उस पर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब वैलेंसी फैक्टर मिल गया हमको, यानी जब हमको जेड मिल गया, तो हम लोग क्या निकाल देंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे, है ना। और जब इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देंगे, और जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो हमको नॉर्मलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या आपको याद रख लेना है कि भाई सॉल्ट में क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, कि भाई कितना आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। वीक एसिड और वीक बेस में क्या होता है, आपका रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, तो ये जो होता है आपका डिपेंड करता है कि भाई कितना हाइड्रोजन आयन है या कितना हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। हमने मोलरिटी समझ लिया और हमने नॉर्मलिटी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, अब हम लोग इसको थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए, तो याद रखिएगा नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का जो रेशियो होता है, यानी N और M का जो रेशियो होता है वो Z होता है। सबसे आसान तरीका याद रखने का कि भाई N और M का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, Z होता है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि जो नॉर्मलिटी होता है वो ZM के बराबर होता है। नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है, तो Z और M के बराबर होता है। और आपको वैलेंसी फैक्टर हमने आपको सिखा दिया कि भाई वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी Z कैसे निकालते हैं वो हमने सिखा दिया। और मेनली जो Z होता है आपका या तो सॉल्ट का मिलेगा, या तो एसिड का मिलेगा, या तो बेस का मिलेगा, मतलब आयंस वाले को आयंस वाले का ही मिलेगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको नॉर्मेटिव और मोलरिटी में रिलेशन समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, एन एम का रेशियो कितना होता है, तो जेड होता है। ठीक है, आप इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हो कि जेड क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एन एम का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, जेड। फिर से, एन एम का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, जेड, है ना, बोल लो कि ना। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जो है दो डिस्कस कर लिया, आई थिंक मोलरिटी और नॉर्मलिटी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमने जो है मोलरिटी और नॉर्मलिटी हमने डिस्कस कर लिया है, यानी हमने ये दोनों डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है किसका भाई, तो मास बाई वॉल्यूम का। ठीक है, थर्ड यानी मास बाई वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोलरिटी, यानी ये वाला टाइप, सेकंड टाइप यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, या मास बाई मास। चलिए सबसे पहले परसेंट मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले परसेंट मास बाई वॉल्यूम डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, यानी ये परसेंट मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, देखिए अभी हम लोग सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बाद जो है हम लोग पी ब्लॉक कवर करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक मतलब पूरे 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, पूरे 11th की केमिस्ट्री, पूरे 12th की केमिस्ट्री, है ना, पूरा 11 का फिजिक्स। ठीक है, पूरा 12 का फिजिक्स मतलब कंप्लीट 11 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है ना आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यानी जी गुरुकुल पे आप कंप्लीट जो है 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट 9th क्लास का, 10th क्लास का, है ना, 9th क्लास का, 10th क्लास का मैथ साइंस। ठीक है, इसके साथ साथ एसएससी। ठीक है, इसके साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी कंपटीशन है ना, सारे कंपटीशन। ठीक है, सारे कंपटीशंस का आपको जो मटेरियल है, जो जो रिक्वायरमेंट है इन एग्जाम्स के लिए, सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या फोकस करते हैं, परसेंट मास बाई वॉल्यूम हम लोग फोकस करते हैं। देखिए परसेंट मास बाई वॉल्यूम एकदम नाम से क्लियर है। ठीक है भाई, क्या है भाई, तो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है सिंपल समझो आप, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना ग्राम आपका, ठीक है, कितना ग्राम जो है आपका मास घुला हुआ है। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई आपका, ठीक है, क्या कि 100 ml सॉल्यूशन, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि भाई 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम चाहिए होता है या डिजॉल्व है। फिर से 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व है या चाहिए आपको, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट मास बाई वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। किस टाइप का है, तो डब्ल्यू बाई वी टाइप का है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू बाई वी परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका देख लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो यहाँ पे लीटर से अच्छा यहाँ पे हम मिलीलीटर कर देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट वो पढ़ लो कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% W बाई वी इन स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में केवल 10 ग्राम जो है, ठीक है, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। फिर से 100 ml सॉल्यूशन में केवल 10 ग्राम जो है आपका वो NaCl क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मास बाई वॉल्यूम का आइडिया लग गया होगा। फिर से एक बार, 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है या कितना ग्राम सॉल्यूट आपको चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना, चलिए अब सेकेंड टाइप यानी केस 2, केस 1 का हमने डिस्कस कर लिया तीनों, अब हम लोग केस 2 का 1 डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, होता क्या है, तो सिंपल तरीके से समझो आप कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। फिर से 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलालिटी। फिर से 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलालिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किस टाइप का है, तो मास बाई मास टाइप का है, मास बाई मास टाइप का है। फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि भाई क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट इसका याद कर लो, तो मोल पर केजी, है ना, इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी।
ठीक है, या ऐसे इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल की आवश्यकता है। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल घुला हुआ है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। ठीक है, ये बेहतर होगा। यूनिट याद रखिएगा, मोल पर केजी। इसको मोलल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मोलल भी कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी मोलरिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लोग के ना, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना, क्योंकि मास भाई मास का केस है, यानी वॉल्यूम नहीं है। आज जब वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम से इसको कोई मतलब नहीं है। आज जब वॉल्यूम ही नहीं है तो इसको टेम्परेचर से भी कोई मतलब नहीं है, यानी ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर से मोलालिटी क्या होता है एक बार, तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको टीवी से कोई मतलब नहीं होता है, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, मोलल या मोल पर केजी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो रिलेशन है आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे। याद रखिएगा, किस पे डिपेंड करता है आपका, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन यानी क्या चीज, आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। हमने आपको बता भी रखा है कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है, सॉल्वेंट जो है वो डिसाइड करता है कि भाई सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो बोलते हैं हम लोग उसको कि भाई वो जो सॉल्यूशन है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अगर वाटर नहीं है, वाटर के अलावा और कुछ है, तो हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नॉन एक्वस का मतलब क्या चीज, जैसे मान लो CCl4 हो गया, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, आपका बेंजीन हो गया, यानी C6H6 बेंजीन हो गया, आपका कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गए। हमने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, खैर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में याद रखिएगा 1m जो होता है, यानी कैपिटल एम जो होता है, कैपिटल एम जो होता है बड़ा होता है स्मॉल एम से। याद रखिएगा, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका कैपिटल एम जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो कैपिटल एम जो होता है वो बड़ा होता है। किसमें बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, तो स्मॉल एम से बड़ा होता है। याद रखिएगा, फिर से एक्वस सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन में जो कैपिटल एम होता है, यानी जो मोलरिटी होता है, वन मोलरिटी जो होता है वो 1 मोलरिटी से बराबर होता है। जबकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये तीनों हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। याद रखिएगा, नॉन एक्वस में क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, किस पर डिपेंड करता है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यानी नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका मोलरिटी है, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो मोलरिटी है वो मोलरिटी से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है, तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन यानी CCl4, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, नेप्थेलिन बॉल्स हो गया, बहुत कुछ है, अल्कोहल हो गया आपका। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ठीक है, ये तीनों का आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, परसेंट बाई मास। ठीक है, अगला क्या है हमारा, परसेंट बाई मास। चलिए थोड़ा परसेंट बाई मास को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परसेंट बाई मास क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो काफी आसान है। ठीक है, क्या है भाई, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। फिर से 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंट। ठीक है, या परसेंट बाई मास बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो W/W परसेंट, या इसको M/M परसेंट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किस टाइप का होता है, तो ये W/W टाइप का है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्या होता है फॉर्मूला, सबसे आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू व्हाट, 100। ठीक है, और सॉल्यूशन यानी क्या चीज, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद हो गया आपको कि भाई परसेंट बाई मास क्या होता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे वो क्या बोलते हैं, परसेंट बाई मास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा।
ठीक है, किस टाइप का है आपको आइडिया लग गया होगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आइडिया लग गया होगा, डेफिनेशन का भी आइडिया लग गया होगा, फॉर्मूला का भी आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ो आप। ये स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 यानी आपका सोडियम कार्बोनेट, इज 15% W/W इन स्ट्रेंथ, यानी कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो आपका Na2CO3 का जो स्ट्रेंथ है, मास बाई मास जो स्ट्रेंथ है वो 15% है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि Na2CO3 जो है, ठीक है, Na2CO3 जो है वो 100 ग्राम में मात्र 15 ग्राम है। Na2CO3 जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मात्र वो कितना ग्राम है, 15 ग्राम है। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना कितना ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट बाई मास। ठीक है, उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट, परसेंट बाई वॉल्यूम, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है यहां भी। ठीक है, कि भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट, बाई में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई इसको, कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, टोटल, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट, 100। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि भाई 100 ml सॉल्यूशन में क्या भाई, तो 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, फिर से 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना परसेंट जो है आपका, नॉट कितना परसेंट, कितना आपका ml, कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम। और किस टाइप का होता है ये, तो V बाई V टाइप का होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देख लो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू 100 पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वही बात हो गया कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, या परसेंट बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप देख लो एक बार, क्या है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू व्हाट, 100। ठीक है, और स्टेटमेंट पढ़ लो कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 1.86% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में केवल 1.86% जो है, 1.86 ml जो है आपका यूरिया प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, तो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा, यूरिया क्या होता है, तो यूरिया आपको पता होना चाहिए कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। याद रखिएगा, यूरिया क्या होता है, तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन लैब, याद रखिएगा। और इसको किसने बनाया था, तो ओलर ने बनाया था, ओलर, OWHLER, ओलर ने बताया था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिएगा, NH2CO, NH2 होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको परसेंट बाई वॉल्यूम का आइडिया लग गया होगा। फिर से एक बार, 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे को क्या बोलते हैं, परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं कि अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, देखिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हम लोग टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने मोलरिटी डिस्कस कर लिया, नॉर्मलिटी, परसेंट बाई मास, मोलालिटी, परसेंट बाई मास, हमने परसेंट बाई वॉल्यूम भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने आपको बताया था कि भाई दो और है, जैसे मोल फ्रैक्शन है और पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग PPM बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, यानी लास्ट के जो दो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे कि भाई इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या है टारगेट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा वही मोल का फ्रैक्शन। ठीक है, यानी पूरा सॉल्यूशन में, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है। ठीक है, कितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट है। ठीक है,
चलिए मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन इसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, यहां से पढ़िएगा, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा है। बोल क्या रहा है भाई कि टोटल जो है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है, ठीक है, आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन किसका, मान लो कि आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन जो है वो पता करना है सॉल्यूट का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको पता करना है किसका, सॉल्यूट का। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूट का, ठीक है, मान लेते हैं सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 है, सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, n2 है। पढ़िए इसको आप एक बार, इफ n1 n2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का। तो कैसे करेंगे भाई, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है बाई में टोटल, तो बाई में टोटल क्या चीज, तो सॉल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल, है कि नहीं, टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मान लो कि सॉल्वेंट का निकालना है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो सिंपल सा है कि भाई n2, ठीक है, ये किसका हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या चीज, सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या है, प्रेजेंट है। और लोग ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग सॉल्वेंट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन आपको आइडिया लग गया होगा कि मोल के टर्म में हमको पता करना है, मोल के टर्म में हमको पता करना है कि भाई सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, यानी पूरे यहाँ जो सॉल्यूशन है आपका, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, इसमें इसमें हम लोग ने क्या करा हुआ है, सबको मोल के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ, सबको हमने किसमें करा हुआ है, तो मोल के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना होगा तो कैसे करोगे, अच्छा कहाँ निकालना, आपको सॉल्यूशन में निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी पूरे सॉल्यूशन से तुलना करना पड़ेगा, पूरे सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे हमको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मोल फ्रैक्शन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, ये किसका है आपका, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, कि भाई सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे, ये मोल ये सही नहीं रहेगा बोलना, यहाँ पे आपको बोलना होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये हो गया क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। तो याद रखिएगा जब भी आपको क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक आ जाएगा। यानी याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि भाई x1 प्लस x2 कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो अगर हमको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, अगर हमको किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, ठीक है, तो मान लो कि जैसे हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो सॉल्वेंट का निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, यानी हमको x2 निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे। अगर हमको इसका मोल फ्रैक्शन पता है कि यानी हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है और हमको सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, एक में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, एक होता है। एक क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा, हमने समझा इसको कि भाई एक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मोल फ्रैक्शन का भी आइडिया लग गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पीपीएम। ठीक है, अगला हमारा टारगेट क्या है कि भाई पीपीएम क्या होता है, तो पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अच्छा ये हम लोग कब यूज करते हैं, तो ये हम लोग तभी यूज करते हैं जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल जो है, ठीक है, जब आपका सॉल्यूट
पार्टिकल्स जो है, ठीक है, वो आपका ट्रेस क्वांटिटी में यानी ट्रेसेज में प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, हम लोग पीपीएम का यूज तभी करते हैं, ठीक है, हम लोग जो है पीपीएम का यूज तभी करते हैं जब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल हो वो ट्रेस क्वांटिटी में एकदम मतलब नंबर्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, ना के बराबर प्रेजेंट हो, तब हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। याद रखिएगा, पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या होता है भाई, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 इंटू वॉट 10 टू द पावर 6, ठीक है। देखिए यहाँ जो ट्रेसेज है आपका, है ना, यहाँ जो ट्रेसेज है आपका, ठीक है, ये आपका मास के फॉर्म पे भी मिल सकता है, ये आपका वॉल्यूम के फॉर्म पे भी क्या हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। दैट इज वाई जो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, है ना, यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, आपका मास और वॉल्यूम दोनों है, ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों है, यानी मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो याद रखिएगा पीपीएम, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबका मिक्स है, ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी हो सकता है, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, ये डब्ल्यू बाई वी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बोल सकते हैं हम लोग ये हर एक टाइप का है, क्योंकि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है आपका जो कि ट्रेसेस में प्रेजेंट है, ये किसी फॉर्म पे हो सकता है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म पे भी हो सकता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म पे भी हो सकता है, मतलब किसी फॉर्म पे भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज वाई जो है आपका, ठीक है, दैट इज वाई जो है आपका ये जो है सब टाइप के कैटेगरी में आता है, यानी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के कैटेगरी में भी आ जाता है, ये वी बाई वी की भी कैटेगरी में आ जाता है ना, ये डब्ल्यू बाई वी के कैटेगरी में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अब जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स आपको पता होगा कि भाई पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो जो वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वाटर में जो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या मान लो आपकी जो एटमोस्फियर है, ठीक है, एटमोस्फियर हो गया, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसको हम लोग पीपीएम से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, पीपीएम से मेजर करते हैं। अच्छा, पीपीएम तो हो गया, पीपीएम के जगह पे, ठीक है, पीपीएम के जगह पे हम लोग देखो यहाँ पे माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर भी यूज किया जाता है। याद रखिएगा, पीपीएम के जगह पे सम टाइम जो है ये भी यूनिट यूज किया जाता है, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर भी यूनिट यूज किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है कि भाई जब भी आपका जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, जब भी आपका क्या है सॉलिड पार्टिकल है वो ट्रेसेस में प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग क्या यूज करेंगे, पीपीएम का, ठीक है। और इस सब टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, और इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस बार एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लिया जाए। क्या है इसका डेफिनेशन, तो सिंपल सा है कि पीपीएम इज डिफाइंड एज द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब पर 10 टू द पावर 6 ग्राम और 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ऐसे समझो कि 10 टू द पावर 6 ग्राम में, 10 टू द पावर 6 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर से 10 टू द पावर 6 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, या 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, ठीक है, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आपका सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपको 10 टू द पावर 6 से कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ो एक बार आप, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10 ppm, ठीक है, 10 ppm W by V इन स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू द पावर 6 ml सॉल्यूशन में, 10 टू द पावर 6 ml सॉल्यूशन में केवल 10 ग्राम जो है NaCl प्रेजेंट है। 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन में केवल 10 ग्राम, 10 ग्राम जो है NaCl क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पीपीएम का भी आइडिया लग गया होगा, आपको मोल फ्रैक्शन का भी आइडिया लग गया होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है एक बार, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा किसका, सॉल्यूट का, तो आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब भी आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, ठीक है, यानी हमने जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है क्या भाई, तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप की, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिस्कस करना है कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है,
चलिए, सबसे पहला रिलेशनशिप मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में जो हमने डिस्कस भी कर लिया है। क्या रिलेशनशिप होता है? तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी, यानी n/m का जो रेशियो होता है वो z होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अच्छा, अब डिस्कस करना है कि भाई मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। देखिए, ये क्या है आपका, ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ची भी कहा जाता है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कहा जाता है इसको ची, CHI भी कहा जाता है, ची, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप है वो थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, मोल यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, m यानी मोलरिटी अपॉन m प्लस 1000, ठीक है, m प्लस 1000, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जो है आपका मोलर मास है। किसका मोलर मास है? सॉल्वेंट का। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रख लेना है। सिमिलरली आपको ये रिलेशनशिप याद रख लेना है। देखिए, ये किसका है? सॉल्यूट का है। ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका है? सॉल्यूट का है। ये X2 है, X2 यानी ये मोल फ्रैक्शन है लेकिन किसका है? सॉल्वेंट का। ये देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन तो है लेकिन किसका मोल फ्रैक्शन है? ये मोल फ्रैक्शन है किसका? आपका सॉल्वेंट का, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे? जब आपके पास क्या गिवन हो? मोलरिटी गिवन हो। तो सिंपल से आपको याद रख लेना है, m स्मॉल m यानी मोलरिटी अपॉन m यानी मोलरिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे मोलर मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है, याद रखिएगा, मोलर मास को हमने यहाँ पे ग्राम में एक्सप्रेस किया है। तो ये दोनों रिलेशनशिप आप याद रख लीजिएगा कि भाई मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशनशिप है, और ये वाला मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ओके ना। अच्छा, अगला रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है? तो मोलरिटी, मास परसेंट या परसेंट बाई मास एंड डेंसिटी, इन तीनों में क्या रिलेशन है वो देख लीजिएगा। तो याद रख लीजिएगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? तो परसेंट, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? परसेंट। देखिए, ये डेंसिटी है आपका, ये जो है क्या आपका डेंसिटी है, यानी परसेंट, क्या चीज? परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ क्या चीज? सॉल्यूट। उसी प्रकार से अगर आपको एन निकालना है यानी नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी का भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला? क्या है? तो परसेंट, क्या परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे मोलर मास देखो, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, सॉरी, यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट मास है। देखिए, ये मोलर मास है, ये जो है आपका क्या है? मोलर मास है, ठीक है। ये जो है मोलर मास है और ये जो है आपका इक्विवेलेंट मास है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी हमको नॉर्मलिटी निकालना होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा ट्रिक है, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। और मोलरिटी हमको जब भी निकालना होगा तो याद रखिएगा, परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी। देखिए, ये रो होता है, ये रो को बोलते हैं डेंसिटी, है ना। ये जो होता है रो होता है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या भैया? तो मोलरिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मोलरिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशनशिप होता है? तो याद रखिएगा, ये क्या है? स्मॉल एम यानी मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, m इंटू 100 यानी m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे क्या है? मोलरिटी है। तो मोलरिटी इंटू 100, ठीक है। फिर डेंसिटी, ये देखिए, ये डेंसिटी है, ये क्या है आपका? डेंसिटी इंटू 1000 माइनस m इंटू यानी m यानी क्या चीज? मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपको याद रख लेना है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। ये देखो, ये रिलेशनशिप आपको याद रख लेना है, ये मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये किसका है? X2 है। X2 यानी मोल फ्रैक्शन है लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। X2 यानी मोल फ्रैक्शन है लेकिन किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्वेंट का। तो क्या होता है फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है, मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है, मोलर मास माइनस मोलर मास 2,
ठीक है, यानी ये जो है आपका मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का है, ये मोलर मास किसका है, आपका सॉल्वेंट का है। यानी दोनों का मोलर मास निकाल के दोनों का मोलर मास क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, उसको मोलरिटी से गुना करना पड़ेगा, है ना, और डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको रिलेशनशिप जो है आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। और एक दो चीज और, यहाँ पे डेंसिटी को एक्सप्रेस किया गया है ग्राम पर मिलीलीटर में, और जो मोलर मास है उसको एक्सप्रेस किया गया है ग्राम पर मोल में। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग जो है ना डाइल्यूशन फॉर्मूला सीखेंगे और मिक्सिंग ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला सीखेंगे और हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन फॉर्मूला याद रखिएगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं अगले क्लास में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और आज हमने क्या क्या करा, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको हमने आज डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लीजिएगा आप लोग कि भाई रिलेशनशिप, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये एक बार इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एंड हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आज की क्लास समझ आया होगा। ठीक है।